So let us now solve some problems. Example, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और इनमें डिस्टेंस 2a है। ठीक है, क्या है, ये एक डाइपोल है बेसिकली, और हमें डाइपोल का पोटेंशियल फाइंड करना है एट दिस पॉइंट। दिस इज पॉइंट P, इक्वेटोरियल लाइन पे है ये पॉइंट, और इक्वेटोरियल लाइन भी बोल सकते हो, इक्वेटोरियल प्लेन भी। इक्वेटोरियल लाइन, अगर एक पूरा प्लेन यहाँ कंसिडर कर लें इस तरह का, लाइक दिस, ऐसा एक पूरा प्लेन बना लेते हैं। उस प्लेन पर ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, उसका डिस्टेंस r है। अगर ये प्लेन पर पॉइंट लेटर सपोज इस तरफ है यहाँ पर, तब भी सेम सिचुएशन ही रहेगी। ये लेटर सपोज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट से इस तरफ z एक्सिस पर है, ये पॉइंट P है। ठीक है, सिचुएशन सेम रहेगी। देखिए कैसे, इसका डिस्टेंस r है, ये a है हमारे पास, ये भी a है, टोटल लेंथ 2a है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट P। तो पहले नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू का लिख लेते हैं, फिर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू का लिख लेते हैं, चाहे यहाँ लिख लो। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो डिस्टेंस चाहिए हमें पॉइंट P का चार्ज से, वो डिस्टेंस हमें हमारे पास कितना है, वो √a² प्लस r² है, क्योंकि ये साइड परपेंडिकुलर r है और ये बेस a है हमारे पास। तो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज -kq बाय डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज a² प्लस r², √। Similarly, due to positive charge, it is plus minus is very important here, प्लस kq अपॉन डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस का स्केयर नहीं आता, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये दो पोटेंशियल्स हैं, और पोटेंशियल तो एडिटिव है, तो टोटल पोटेंशियल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का ऐड करना है। ये बहुत सिंपल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है इसकी। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट 0। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर पोटेंशियल 0 होता है, इस पूरे प्लेन पर पोटेंशियल 0 होता है, चाहे वो प्लेन किसी भी एक्सिस के अलोंग पड़ा हो। तो यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, the potential due to dipole, the potential due to dipole at any point on equatorial plane is 0, हर जगह 0, therefore it is an equipotential surface। तो डाइपोल का जो प्लेन होता है, इक्वेटोरियल प्लेन, जैसे लेटर सपोज ये हमारे पास डाइपोल है और इसको मिड से ऐसे जो काटता है, ये पूरा प्लेन, ये प्लेन जो है यहाँ पर, वो सारा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, हर जगह पर 0 पोटेंशियल होता है। ओके, अब इसी के साथ कॉन्टिन्यूशन में हम आपसे पूछ लेते हैं कि हमारे पास एक और चार्ज है Q0। उस Q0 चार्ज को हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ये A पॉइंट इसी प्लेन पर है, ऐसे घुमाया और B पॉइंट पर ले गए, और A और B पॉइंट दोनों सेम ही प्लेन पर हैं। एक नए डायग्राम को बना के दिखाते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर ये वाला प्लेन बच्चे जो इसको काट के निकल रहा है, मिड पॉइंट में से पास कर रहा है और ऐसे डाइपोल को काट के निकल रहा है। ठीक है, ये वाला जो प्लेन होता है, ये इक्विटोरियल प्लेन है, और अभी हमने फाइंड किया कि यहाँ पर पोटेंशियल 0 है। अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, लेट अस सपोज ये ओरिजिन है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। अब अगर कोई भी पॉइंट इस वाई जेड प्लेन में होगा, लेट अस सपोज ए पॉइंट है हमारे पास 0, 2, -3, और बी पॉइंट है हमारे पास 0, 5, 6। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉइंट्स का 0 है, मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ नहीं है पॉइंट, ना ही नेगेटिव एक्स की तरफ है। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वाई जेड प्लेन में है, ये दोनों पॉइंट। अगर हमसे पूछा जाए कि किसी चार्ज Q0 को, या किसी इलेक्ट्रॉन को, या किसी प्रोटॉन को हमने मूव करना है, किसी एक पॉइंट A से B पॉइंट तक लेके जाना है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? मीन्स वी हैव टू फाइंड द वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो उसको फ्रॉम पॉइंट A टू B ऐसे लिखा जाता है, A टू B। तो वो वर्क डन कितना होगा बच्चों? तो हमारे पास डेफिनेशन है ना, जिस चार्ज को मूव करना है इनटू
फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये कहाँ से आया? अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया था, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो यहाँ से अभी हमें वर्क डन पूछ लिया गया है, तो क्यू नॉट को हम उस तरफ ले गए, तो वर्क डन अभी आपने कैलकुलेट करना है। तो हमें पता ही है कि बी पॉइंट पर भी पोटेंशियल जीरो है और ए पॉइंट पर भी पोटेंशियल जीरो है, तो ये वर्क डन जीरो है। और ये भी प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। जैसे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था, हर जगह पोटेंशियल उस पूरे सरफेस पर सेम है। इसका मतलब है कि जो वर्क डन भी कैलकुलेट करेंगे एक चार्ज को किसी और चार्ज को मूव करने के लिए ऑन दैट सरफेस, दैट वर्क डन भी विल बी जीरो। हर जगह हर टाइम वो वर्क डन जीरो आएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक और क्वेश्चन, ये हमारे पास क्यू चार्ज है और इसके अराउंड कह रहा है एक सर्कल बना दिया हमने। क्यू को सेंटर मानकर हमने एक सर्कल बना दिया और यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट सी है। ये सारे 1 मार्क क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो कह रहे कि एक चार्ज क्यू नॉट है, दूसरा चार्ज, उस क्यू नॉट चार्ज को हमने मूव करना है। पहले हमने ए टू बी लेके जाना है, फिर बी टू सी लेके जाना है। व्हाट इज द टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड? तो फिर से हमें वर्क डन फाइंड करना है टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू सी। डायरेक्ट यही लिखेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। उसके इन बिटवीन चार्ज कैसे गया डजंट मैटर। दिस वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस बिकॉज द कूलम फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सॉरी, कूलम फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और कंजर्वेटिव फोर्स में आप जानते हैं कि जो वर्क डन होता है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, दैट ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। सिमिलरली हेयर ऑल्सो जो वर्क डन है WAC वो C और A की पोजीशंस पे डिपेंड करेगा। और फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, क्यू नॉट पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। वेरी वेरी सिंपल। तो अभी फिर से आप देखिए कि भाई साहब A पर कितना पोटेंशियल है। अगर ये रेडियस R है तो A पे पोटेंशियल होगा KQ/R, और अगर उधर R है तो इधर भी R रहेगी ये रेडियस, और यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा KQ/R। तो हम पुट कर देंगे यहाँ पर KQ/R माइनस KQ/R कैंसिल हो गया, अगेन जीरो। क्योंकि ये जो पाथ था, ये सर्कल चाहे बोला उसने, ये पूरे सर्कल पर पोटेंशियल हर जगह सेम है, इट इज ए इक्विपोटेंशियल लाइन। तो उस पर अगर पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन विल बी जीरो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं CBSE में आ जाते हैं। ये CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है सॉल्व करने, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इस तरह की बना के देखते हैं। देखिए, हमारे पास इस तरह से एक स्क्वायर दे दिया गया और आप बच्चों से पूछा गया कि भाई यहाँ पर एक चार्ज है जी सेंटर पे, वो चार्ज है कैपिटल Q, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अगेन द क्वेश्चन इज अनदर चार्ज स्मॉल q इज मूव्ड फ्रॉम A टू B वाया पॉइंट C यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पाथ फॉलो करके इस तरह से गया एक चार्ज यहाँ पर। तो हमें फाइंड करना है कितना वर्क होगा। फिर से वही WAB फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू जिस चार्ज को मूव करना है अभी वो Q चार्ज है, इनटू फाइनल पोटेंशियल मींस VB माइनस इनिशियल पोटेंशियल मींस VA। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज एट पॉइंट A? बहुत आसान है, अगर ये डिस्टेंस R है तो वही सेम होगा K कैपिटल Q/R, और अगर उस तरफ R है तो इस तरफ भी डिस्टेंस R होगा, तो अगेन माइनस KQ/R। जस्ट आप इसको माइनस करेंगे और आंसर विल बी जीरो। तो इस तरह से यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो होगा। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो बन सकती हैं। कभी कभी कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो कभी कभी कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे कि ऐसे बोला जाए, ए चार्ज माइनस Q is at 0B0, another charge plus Q is at 0 minus B0। ठीक है बच्चों, ये दो लोकेशंस दे दी, तो इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव Q नॉट चार्ज है, हमने Q नॉट चार्ज ले लेना है फ्रॉम
504 टू -305। ठीक है जी। चलिए, अब इसका मतलब है कि जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं वो कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में। और ये जो दो चार्जेस पड़े हैं वो कहाँ पड़े हैं, वाई एक्सिस पे। तो वही सेम सिचुएशन है, बस कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया गया इसमें कंफ्यूज करने के लिए तुम लोगों को, बट तुम लोग होते नहीं हो। देखो, तो यहाँ पर ओरिजिन है हमारे पास, यहाँ पर लेटर सपोज बी पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस बी पॉइंट। बाकी दोनों कोऑर्डिनेट जीरो है, आप देख सकते हैं, तो वाई एक्सिस पर है ये पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू। तो अब ये जो नीचे वाला प्लेन है बच्चों, ये सारा प्लेन है ना, ये कंप्लीट प्लेन, वो हमारे पास कौन सा प्लेन बनता है, एक्स जेड प्लेन। इस एक्स जेड प्लेन पे आप किसी भी चार्ज को मूव करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस क्यू नोट को किसी भी पॉइंट से कहीं पर भी ले जाओ, किसी भी पाथ के अगेंस्ट ले जाओ, यू डोंट नीड टू डू एनी वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। उसके अगेंस्ट आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे, वर्क डन टू मूव द चार्ज। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी। और यहाँ पर तो पता ही है कि भाई इक्विटोरियल प्लेन है तो पोटेंशियल जीरो है हर जगह, तो या तो जीरो माइनस जीरो आएगा, तो जीरो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है जी, ओके। लेट अस सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें हमें फाइंड करना है कि भाई दो पॉजिटिव चार्जेस है, क्यू, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज एक और है हमारे सामने इसके पास, एट सम डिस्टेंस लेट अस सपोज 2a, हमारे पास एक और पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट वेयर पोटेंशियल ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो। मीन्स हमें वो लोकेशन फाइंड करनी है वेयर जो नेट पोटेंशियल है वो जीरो है। हाँ जी, क्या ऐसा होगा यहाँ पर कह रहा हूँ जहाँ पर नेट पोटेंशियल जीरो हो, सोचने वाली बात है। नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। कोई भी पॉइंट ले लो आप, लेट अस सपोज यहाँ पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस हो गया r1, ये डिस्टेंस हो गया R2, तो दोनों का पोटेंशियल पॉजिटिव ही तो रहेगा। पहले चार्ज का रहेगा जी KQ/R1, दूसरे का भी पॉजिटिव ही आना है, KQ/R2, हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल ही आना है। तो जब भी चार्जेस सेम तरह के होते हैं, अगर दोनों नेगेटिव भी होते तब भी, या दोनों पॉजिटिव है तब भी, या दो की बजाय 10 15 50 चार्जेस हैं लेकिन सारे ही पॉजिटिव है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये पॉसिबल है कि किसी किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो आ जाए, बट जो उसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो पोटेंशियल है वो हमारे पास नॉन जीरो आ जाए। दिस इज पॉसिबल। ये बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, आपको पता है कि अगर मैं इस केस में मिड पॉइंट पे आ जाऊं, तो इस मिड पॉइंट पे इस पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज इधर बनेगी, इस पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज इधर बनेगी, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बच्चे, बट पोटेंशियल जीरो नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तब क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज प्लस क्यू, और यहाँ से किसी डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं इस बार, टू वे क्यों लेना हर बार। एक हमारे पास आ गया जी माइनस क्यू। ठीक है जी, ये माइनस क्यू चार्ज है। अभी हमें बताना है कि क्या यहाँ पर पॉसिबल है कि पोटेंशियल जीरो हो। तो इस केस में तो बहुत ही आसान है, कल हमने किया था, डाइपोल वाला केस है ये। इस केस में हमारे पास मिड पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा, और इक्वेटोरियल प्लेन पर कोई भी पॉइंट हो, पोटेंशियल उस हर किसी पॉइंट पर जीरो ही होने वाला है। क्योंकि हर केस में ये मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर हम ऐसे लाइन खींच रहे, इक्वेटोरियल लाइन है, कहीं पर भी आप पॉइंट ले ले, तो डिस्टेंस दोनों केसेस में इधर से भी सेम रहेगा, इधर से भी सेम रहेगा। और पॉजिटिव का पोटेंशियल आएगा KQ/R, नेगेटिव का आएगा KQ/-KQ/R, दोनों कट जाएंगे, पोटेंशियल जीरो हो सकता है। मीन्स ऑपोजिट चार्जेस में हो सकता है। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इक्वेटोरियल प्लेन ऐसा प्लेन होता है जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होता है। बट अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तब क्या होगा, तब पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होता है और कितने पॉइंट्स पर जीरो होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, वो अभी हम फाइंड करने वाले हैं। तो अभी हम फाइंड करेंगे लोकेशन ऑफ पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज जीरो। इसके लिए फॉर टू अनइक्वल एंड
ऑपोजिट चार्ज। और कहाँ फाइंड करेंगे? कंडीशन है, हमें फाइंड करना है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही पॉइंट्स होंगे या एक ही पॉइंट होगा लाइन ज्वाइनिंग पे। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, इवन पूरा सरफेस बनता है जहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो हम वो सारे पॉइंट्स नहीं फाइंड कर सकते, हमें एक या दो पॉइंट फाइंड करने हैं। और कहाँ फाइंड करने हैं? लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस पे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लेट अस कंसीडर, हियर वी हैव Q1 चार्ज और इसके सामने ये है हमारे पास Q2 चार्ज। एंड लेट अस अज्यूम Q1 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 चार्ज से छोटा है। एक चार्ज यहाँ पर नेगेटिव है, दूसरा यहाँ पर पॉजिटिव है। और जो Q1 है उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है। तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि आपको पता है कि डिस्टेंस के बढ़ने से पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट होगा छोटे चार्ज के पास होगा। क्यों? क्योंकि छोटे चार्ज का पोटेंशियल वैसे ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कम है। हमें डिस्टेंस भी कम लेना पड़ेगा सच दैट इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर आ जाए और वो दोनों कैंसिल हो जाए। तो ये जो पॉइंट होता है हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास होता है, ध्यान देने वाली बात है। और कहाँ कहाँ होता है ये? इन बिटवीन द चार्जेस भी होता है पॉइंट, और आउटसाइड द चार्जेस भी होता है। तो दो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। लेट अस सपोज वी फर्स्टली फाइंड दिस पॉइंट P, और इसका डिस्टेंस हम यहाँ से x1 मान लेते हैं। और लेट अस सपोज द टोटल सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज कैपिटल X। और दूसरे चार्ज का जो डिस्टेंस है बच्चे वो x2 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? ध्यान से डायग्राम देखें, वो आएगा x माइनस x1 के। अब हमें यहाँ पर पोटेंशियल जीरो करना है इस P पॉइंट पर। तो हम दोनों का पोटेंशियल लिख देते हैं, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, जस्ट माइनस प्लस नहीं डालते, या ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि पहले हम पॉजिटिव का लिखते हैं कि Q2 अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q2 इज x माइनस x1। ये आ गया पॉजिटिव का। नेगेटिव का माइनस में पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, माइनस के Q1, और इसका डिस्टेंस है P पॉइंट का Q1 से x, और टोटल पोटेंशियल चाहिए ज़ीरो। तो ये आपकी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में से k कट जाएगा कॉमन आके, और आपके पास बन जाएगा जी Q2 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू Q1 बाई x। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से आपके पास ये बनेगा जी x अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू Q1 बाय Q2। इस तरह से लिखा जा सकता है। और यहाँ से हमें निकालना है x1 बच्चे। तो x1 निकालने के लिए पहले हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये बनेगा जी x माइनस x1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू Q2 बाय Q1। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस x1 बाई x इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशंस हैं यहाँ पर। और ये बन गया जी x1 बाई x इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। ये वाली टर्म इधर आ गई, ये उधर चली गई। x1 आपने फाइंड करना है, तो x1 आ गया x इंटू 1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को आप यूज़ कर लें, इसको फाइंड कर लें, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। यू विल फाइंड दैट डिस्टेंस x1। अगर न्यूमेरिकल आ गया इस तरह का तो वो तो बहुत आसान है, उसमें जस्ट आपने न्यूमेरिक वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास फटाफट आंसर आ जाएगा, कोई उसमें डाउट नहीं है। करके देख लेते हैं क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। और अभी हम दोनों पॉइंट फाइंड करेंगे, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वैल्यूज में भी डिफरेंट, बट ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो एक हमारे पास 2e चार्ज है -2e, और एक हमारे पास +4e चार्ज है। ठीक है जी, और दोनों में जो सेपरेशन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो लेट अस फाइंड, पहले जो पॉइंट P है वो यहाँ है, उसका डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो अगर उसका डिस्टेंस x है बच्चों, तो दूसरा डिस्टेंस हो गया हमारे पास 10 माइनस x। नेगेटिव का पोटेंशियल k इंटू 2e बाई x, दिस मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव विच इज k इंटू 4e अपॉन 10 माइनस x। बस इस तरह से इक्वेशन लिखनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आ गया 10 माइनस x इज इक्वल टू
2x। इधर से 10 माइनस एक्स इधर चला गया और ये 2 का फैक्टर बचा था इज इक्वल टू 2x। तो 10 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 10/3। 10/3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज इतने डिस्टेंस पर पोटेंशियल जीरो होगा। ओके, इसी केस में अगर हम पॉइंट बाहर ले लेते, लेट अस सपोज ये पॉइंट हमने ले लिया क्यू पॉइंट, तब कैसे करते? तब इसका डिस्टेंस यहाँ से x मानते, तो क्यू का डिस्टेंस प्लस 4e से कितना होता है 10 प्लस एक्स। अब हम 4 पॉइंट क्यू लिखने वाले इक्वेशन। तो क्यू पॉइंट के लिए पहले मैं नेगेटिव का पोटेंशियल लिख रहा हूँ k इंटू 2e डिवाइड बाई एक्स। अब मैं पॉजिटिव का लिख रहा हूँ k इंटू 4e डिवाइड बाई 10 प्लस एक्स। यहाँ पर 10 प्लस एक्स आएगा क्योंकि अभी हमने एक्स डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक माना है और टोटल डिस्टेंस जो 10 था वो इस पॉइंट से लेके सेपरेशन थी यहाँ तक की 10 जो था, ठीक है। ओके, अब एक्स ये वाला नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 ये कट गया जी, 2 हो गया, ई कट गया, 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो 10 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, therefore x is equal to 10 सेंटीमीटर। मीन्स अगर आप आउटसाइड पॉइंट लेंगे तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर -2e से इस तरफ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वो पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक ग्राफ भी आपको बताना चाहूँगा। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं आपके पास और मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट पे पोटेंशियल मिनिमम होता है। तो यहाँ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ एक्स से, ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये एक चार्ज ओरिजिन पे पड़ा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम चाहिए नियर द चार्ज, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, मिनिमम होगा और फिर बढ़ेगा इस तरफ। तो ये ग्राफ है, कभी जीरो नहीं होगा पोटेंशियल क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है। अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव होते इस केस में तो ये ग्राफ ऐसे बनता, इसमें v नेगेटिव होता, माइनस v, डिस्टेंस x, ये किसके लिए है, ये भी चार्ज नेगेटिव, दूसरा चार्ज भी नेगेटिव। तो मिड पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाता पोटेंशियल, जितना कि यहाँ पर शो हो रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल की v मैक्स। और अदरवाइज ये पोटेंशियल जो है ज़ीरो कभी नहीं होगा क्योंकि दोनों चार्जेस सेम तरह के हैं। लेकिन अगर दो चार्जेस, एक पॉजिटिव है जी हमारे पास और एक नेगेटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तब आपको पता है कि पोटेंशियल मिड पॉइंट पर ज़ीरो होता है। तो पोटेंशियल का एक्स के साथ ग्राफ, सॉरी ये नहीं बनेगा, तब हमें पता है कि मिड पॉइंट पे ज़ीरो होता है। तो उस केस में हमारा पोटेंशियल ऐसे बने, ये v, ये x, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जीरो चाहिए वैल्यू। यहाँ से जैसे जैसे हम आए पॉजिटिव पोटेंशियल था, धीरे धीरे कम होता गया, यहाँ जीरो हो गया मिड पॉइंट पर और ये इधर नेगेटिव का। तो ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा, ये कंटिन्यू बनाना पड़ेगा। ड्रॉ इट अगेन। तो यहाँ किंक नहीं है, ऐसे कंटिन्यूसली ये ग्राफ बनेगा। ये है पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ फॉर टू गिवन चार्जेस, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमारे पास एक क्यूब है। इस क्यूब के हर एक कॉर्नर पर हमारे पास चार्जेस पड़े हुए हैं, क्यू चार्ज, हर कॉर्नर पर चार्ज है क्यू चार्ज। और इसकी जो साइड है बच्चों वो है एल। टोटल चार्जेस कितने होंगे? अगर हर कॉर्नर पे क्यू है तो टोटल चार्जेस होंगे 8। हमें इन आठों चार्जेस का पोटेंशियल फाइंड करना है सबका। कहाँ पर? एट बॉडी डायगोनल। तो जस्ट आपको एक का लिखना और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम होगा। इसका इतना डिस्टेंस होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, सेम डिस्टेंस है 3D में सबका। तो वो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब का केस में आपको पता होगा वैसे भी कि पहले हम ये करते हैं कि ये जो नीचे वाला सरफेस होता है उस सरफेस को, और ये सामने एक कॉर्नर है, तो एक्चुअली हमें यहाँ पर ये डिस्टेंस फाइंड करना होता है, ये वाला। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम पहले नीचे वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे। नीचे वाली साइड बी ले लेते हैं, चलिए क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, नीचे वाली साइड बी ले लेते हैं, ऊपर वाली साइड एल ले लेते हैं, ठीक है जी। और जो पीछे वाली साइड है बैक वाली वो भी बी ले लेते हैं, मीन्स नीचे स्क्वायर है ऊपर एल है।
चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये साइड बी है जी, और ये भी बी है, या ये भी बी है और पीछे वाली भी बी है, लेकिन ये जो ऊपर वाली साइड है हाइट वो एल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये दोनों तो 90 डिग्री पे हैं, तो ये ग्रीन वाला डिस्टेंस आएगा अंडर रूट बी स्क्र प्लस बी स्क्र विच इज़ √2b। तो ये ग्रीन वाला √2b बन गया, और ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाला एल है, ठीक है। अब फिर से पाइथागोरस लगाएंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही है, शायद देखने में नज़र नहीं आ रहा आपको ऐसा, बट अभी यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगी साइड √2b का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अंडर रूट। फिर से पाइथागोरस लगाई हमने, तो ये साइड आ जाएगी, ये आ जाएगी जी 2b² प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये साइड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है जी। ओके। अब आपने जब बॉडी सेंटर्स की बात करनी है, तो बॉडी सेंटर इसके मिड पॉइंट पर होगा। तो ओवरऑल डिस्टेंस आपने ये चाहिए आपको, हर किसी चार्ज का डिस्टेंस वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान था, ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया। और अब एक चार्ज का पोटेंशियल आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस 2b² प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, वो ऊपर चला गया। तो 2k³ अपॉन ये वाला फैक्टर, ये एक चार्ज का पोटेंशियल है। टोटल पोटेंशियल 8 से मल्टीप्लाई करो सिंपली, 8 इंटू 2k³। तो बस ये डिस्टेंसेस अगर निकालने आते हैं, ज्योमेट्री अगर आपको आती है, तो ये वाले क्वेश्चन करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। जैसे कि तुम्हें पता है कि इस पॉइंट पर आकर सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से ज़ीरो है, लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो नहीं है। ओके, अब हम इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको एक एग्जांपल और लेते हैं। ये है 5q चार्ज, ये है -3q चार्ज। इन दोनों में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। और एक हमारे पास और चार्ज है विच इज़ q, ये वाला चार्ज q। इस q चार्ज को कह रहा है मूव करना है फ्रॉम पॉइंट p टू पॉइंट q, ठीक है जी। और p और q में जो सेपरेशन है वो बताता हूँ आपको। ये वाला डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस जो है दिस इज 5 सेंटीमीटर। मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे p पॉइंट से q पॉइंट तक इस q को मूव करना है। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन है आसान। कैसे आसान है? लेट अस सपोज दिस इज a पॉइंट, दिस इज a चार्ज, दिस इज b चार्ज। तो हमें पहले q पॉइंट पर vq फाइंड करना है। वो vq किस किस का पोटेंशियल आएगा? वो आएगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 5q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -3q। तो फटाफट लिख लेते हैं, k इंटू 5q डिवाइड बाई डिस्टेंस। q पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम 5q चार्ज इज 15 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 15। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये आ गया अभी एक चार्ज का, दूसरे का -k इंटू 3q। और 3q का डिस्टेंस कितना है q चार्ज से? वो है 5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट नेट पोटेंशियल एट q। सिमिलरली नेट पोटेंशियल एट p, पहले हम पॉजिटिव का लिख लेंगे, 5q डिवाइड बाई ये टोटल डिस्टेंस 20 है बच्चों, माइनस फिर हम नेगेटिव का लिखेंगे वहीं पर, k इंटू 3q। और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारा -3q से 10 है। बस ये दो तो पोटेंशियल आ गया आपके पास। और फॉर्मूला है हमारे पास वर्क डन फ्रॉम पॉइंट p टू q, ये पूछा गया था। तो दैट इज जो चार्ज मूव करना है वो वाला चार्ज, फाइनल पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एट q माइनस इनिशियल पोटेंशियल विज पोटेंशियल एट p। तो इसमें जब आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट वर्क डन। तो इस तरह से चार्जेस ही गिवन हो सकते हैं, पोटेंशियल डायरेक्टली नहीं गिवन है। यहाँ पर पहले पोटेंशियल निकालो, फिर वहाँ पुट करो, और फिर आप वर्क डन निकालो। और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस व्हिच आर प्लेस्ड एट डिस्टेंसेस 1 मीटर। अगला पड़ा है जी 2 मीटर पर, उससे अगला पड़ा 4 मीटर पर, क्यू क्यू क्यू। और उससे नेक्स्ट जो है वो पड़ा है जी 8 मीटर पर। और इस तरह से एक्स एक्सिस पर
इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं और हमें फाइंड करना है नेट पोटेंशियल एट ओरिजिन। तो वही जीपी वाला क्वेश्चन है। तो वी नेट जब आप लिखेंगे के कॉमन आएगा, क्यू कॉमन आएगा, ब्रैकेट में रहेगा 1/1 पहले चार्ज का डिस्टेंस, दूसरे के लिए 1/2, तीसरे के लिए 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। सबका पोटेंशियल ऐड करना है जस्ट आपने। तो ये फिर से बन गई जीपी। उस जीपी की फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीपी is a upon 1 minus r. A is first term which is 1 upon 1 minus common ratio. Now common ratio is 1/2. इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू डिवाइड बाय 1/2, तो ये बन गया 2k/q मीन्स 2 अपॉन 4πε0 q। तो आंसर इज q अपॉन 2πε0 और r भी है साथ में, आर नहीं है, ये डिस्टेंसेस ही हैं। तो दिस इज द नेट पोटेंशियल एट ओरिजिन। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लेना। सेम सिचुएशन में अगर हमारे पास ये केस होता जी ओरिजिन और वहाँ से एक चार्ज पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो क्या होता वो आप खुद कर लेना, प्लस माइनस के साइन आएंगे, कॉमन रेशियो -1/2 आएगी और उसका आंसर आएगा q अपॉन 6πε। तब ये आएगा। ठीक है, देखो ये एक एग्जांपल है बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास 27 ड्रॉप्स है, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट ईच। टोटल 27 ड्रॉप्स हैं। इस तरह से हर किसी के ऊपर चार्ज है, उसके कारण हर किसी का जो पोटेंशियल है, क्योंकि चार्ज आएगा तो पोटेंशियल, हर किसी का जो पोटेंशियल है वो है हमारे पास 220 वोल्ट। टोटल 27 ड्रॉप्स हैं, उनको मिला के हमने एक सिंगल ड्रॉप बना दी, एक बड़ी ड्रॉप बना दी। और अभी हमें फाइंड करना है द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ड्रॉप जो है वो एक स्फेरिकल बॉडी है। स्फेरिकल बॉडी के केस में जो उसका पोटेंशियल आता है बच्चे, अगर उसकी रेडियस आर है तो आप उसका पोटेंशियल निकालना चाहते हैं आउटसाइड द ड्रॉप, या उसके सरफेस पे पोटेंशियल दिया जाता है, वो पोटेंशियल सिंपली k/r ही होता है। पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे लगता है। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमें स्मॉल का पोटेंशियल लिखना है। तो स्मॉल ड्रॉप्स का पोटेंशियल जो है टोटल, जो बिफोर कंबाइनिंग का ड्रॉप्स था वो था 27 इंटू 220, 27 इंटू 220। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉलर ड्रॉप। ठीक है, ये पोटेंशियल है। हमें बड़े वाले का पोटेंशियल निकालना है। तो बड़े वाले पोटेंशियल का फॉर्मूला लगेगा 1/4πε0 टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। अब यहाँ पर हमें टोटल चार्ज भी फाइंड करना है और इसके साथ साथ हमें ये भी फाइंड करना है कि भाई आर कितना है। तो कैपिटल आर फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम की कंडीशन लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। तो ये हमारे पास आ गया 27 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अगर स्मॉल आर उसकी रेडियस है छोटी वाले की, बड़े वाले की कैपिटल आर, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन आएगी, कैपिटल आर विल बी क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब विच इज़ 3r। तो ये बड़े वाले की रेडियस आ गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर रेडियस। अब चार्ज की बात करें तो अभी चार्ज आपको पता है, चार्ज इज एडिटिव। तो बड़े वाली ड्रॉप का जो चार्ज होगा पिकर वाली का, या मैं कैपिटल क्यू यूज़ करता हूँ, वो हमारे पास आएगा जी 27 टाइम्स स्मॉल क्यू। ओके, नाउ व्हाट इज स्मॉल क्यू, इसको हम फाइंड करना चाहते हैं। स्मॉल क्यू को फाइंड करने के लिए हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, यहाँ पर स्मॉल का पोटेंशियल लिखेंगे 1/4πε0 स्मॉल क्यू बाय आर। तो स्मॉल क्यू इज बेसिकली 220, ये भी स्मॉल 220 है, इंटू 4πε0 आर। इस चीज़ को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये बन गया जी 27 इंटू 220 इंटू 4πε0 आर। दिस इज कैपिटल Q।
नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, कैपिटल क्यू हमारे पास आ गया जी 27 इंटू 220 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर जो कैपिटल आ रहा है वो है 3 आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 9 का फैक्टर आ जाएगा, दिस इज 9 इंटू 220। तो आंसर इज 9 इंटू 220, 1980 वोल्ट्स। तो यहाँ पर एक बी पॉइंट है, यहाँ पर एक ए पॉइंट है, ये 2 मीटर डिस्टेंस है और ये 1 मीटर का डिस्टेंस है। और पूछा गया है कि एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो ओ पॉइंट पर रखा गया। तो यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया, Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, प्लेस एट पॉइंट O between A and B such that AO is equal to 2 meter and AO is 2 meter and OB is 1 meter. Calculate the potential difference VA minus VB, VA minus VB फाइंड करना है बच्चों। और उसके साथ साथ what will be the value of potential difference if the potential of B is changed as shown in figure। तो एक ये सिचुएशन है, और सेकंड फिगर जो है वो ये बी पॉइंट को यहाँ ले आए हैं, ए पॉइंट यहीं पर है सेकंड फिगर में, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, और यहाँ पर वही क्यू पड़ा है। तो दोनों ही केस में आपने बताना है कि वी ए माइनस वी बी कितना होगा। हाँ जी बच्चों, वी ए यहाँ पर पोटेंशियल इसका वो हमें लिखना है, तो वो आएगा के क्यू बाई 2 डिस्टेंस। वी बी वो आ जाएगा जी के क्यू बाई 1। तो वी ए माइनस वी बी अगर आप निकालना चाहते हो, के क्यू बाई 2 माइनस के क्यू बाई 1, के क्यू कॉमन और साथ में आ गया -1/2, 1/2 माइनस 1 इज -1/2, तो आंसर इज माइनस के क्यू बाई 2। वो इस केस में आया। इस केस में भी अगर हम देखें तो डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, पोजीशन का कोई चक्कर नहीं है, सिंपली वैसे ही है। यहाँ पर पोटेंशियल जब आपने लिखना है तो ये डिस्टेंस लेना सिर्फ, तो वो फिर से आ जाएगा के क्यू बाई 2। और यहाँ पर जब आपने पोटेंशियल लिखना है इसी क्यू चार्ज का, वो आ जाएगा आपके पास के क्यू बाई 1। तो फिर से वही चीज़ है, जब आप बी ए माइनस वी बी करेंगे आंसर आपके पास सेम आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। और वैसे भी आपको पता है, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर 1 मीटर रेडियस का पूरा एक स्फीयर बना देंगे, ऐसे पूरा एक स्फीयर बना देंगे, उस पूरे स्फीयर पर इस चार्ज का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि फॉर्मूला तो यही है कि क्यू बाई आर, तो उस पूरे स्फीयर पर सेम होगा। इसीलिए जब हमने पॉइंट बी को यहाँ रख दिया, उससे इसके पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे मैं पॉइंट बी को ऐसे स्क्रीन से बाहर ले आता और इसके परपेंडिकुलर रख लेते स्क्रीन से बाहर की तरफ, और चाहे हम इसको यहाँ पूरे स्फीयर पर ऐसे घुमा दें, कहीं पर भी ले जाएं, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम डिफाइन करेंगे फटाफट व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन कंबाइन होकर आने हैं। क्वेश्चन पिछला कॉन्सेप्ट और ये मिल के आने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस तो बड़ी सिंपल सी बात है, डिफरेंस निकालना है एनर्जी का। एनर्जी का डिफरेंस कब आएगा? लेट अस सपोज आपके पास कुछ ये चार्जेस थे, ऐसे पड़े हुए थे किसी फॉर्म में, आपने क्या कर दिया, इनको डिस्टर्ब कर दिया। इनको डिस्टर्ब करके आपने कुछ नई फॉर्म बना दी। Q1 यहाँ रख दिया, Q2 यहाँ रख दिया, थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ा दिया, Q3 यहाँ रख दिया, है ना। कुछ आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्फ़िगरेशन को। तो अब इस सिस्टम की कुछ इनिशियल एनर्जी थी जो आप इस डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो दूसरा ग्रीन वाला सिस्टम है, इसकी अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि सेपरेशंस आपने चेंज करी हैं, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो डेल्टा यू हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। और यही जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क टू चेंज दिस कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो जब भी आप एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। बच्चे, वो वर्क नेगेटिव भी आ सकता है, वो वर्क पॉजिटिव भी आ सकता है। डिपेंड करेगा कि यहाँ पर अगर यू एफ बड़ा आ गया और यू आई छोटा है, तो उस केस में वो एक्सटर्नल वर्क पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर यू एफ छोटा है, यू आई बड़ा है, तो वो वर्क नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क होता है टू चेंज, टू चेंज या रीऑर्गेनाइज, रीअरेंज, टू रीअरेंज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी।
तो इस केस में अगर आपको वर्क निकालने के लिए पूछा जाए तो बहुत सिंपल है, आपने सिस्टम की फाइनल एनर्जी भी निकाल लेनी है और इनिशियल भी निकाल लेनी है और फिर दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो दिस इज एक्सटर्नल वर्क। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस पूछा जाए, इंटरनल वर्क पूछा जाए, इंटरनल वर्क कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस ने परफॉर्म किया, क्योंकि एक ही टाइम पर दोनों वर्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो उस केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल, डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल इज इंटरनल, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है और उसके लिए आप पहले डब्ल्यू एक्सटर्नल निकाल लो फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है इसको करने के लिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके साथ साथ एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज इन तीनों चार्जेस को आपने इन्फिनिटी पर लेके जाना है। ये तीन चार्जेस ट्रायंगल पर पड़े हुए थे और आपने क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि इनको ना यहाँ से हटा दो, इनको हटा के तोड़कर इन्फिनिटी इन्फिनिटी पर ले जाओ। तो इन्फिनिटी पर लेके जब आप इनको जाएँगे तो जो फाइनल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की वो तो ज़ीरो हो जाएगी और इनिशियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने कैलकुलेट करी है ए सेपरेशन के साथ, अभी हमने जो इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट करी है वो डिफरेंट थी। अगर सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो वो क्या आएगी? वो आएगी, ध्यान से देखो, एक पेयर की एनर्जी है के क्यू स्क्वायर बाय ए, ये एक सिंगल पेयर की एनर्जी है, बाकी पेयर्स की भी यही होगी ना, तो 3 टाइम्स। तो दिस इज़ द यूआई। सेम क्यों होगी बाकी पेयर्स की? क्योंकि चार्जेस भी सेम है और सेपरेशंस भी सेम है। तो ये इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी है और अगर इनको हम ले जाएँ टू इन्फिनिटी तो फाइनल एनर्जी बन जाएगी 0। तो अब अगर यहाँ पर पूछा जाए कि इस सिस्टम को तोड़ने में, इन्फिनिटी पर लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज़ इक्वल टू यूएफ व्हिच इज़ 0 माइनस यूआई। तो आंसर इज -3k⁻² ए। अगर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन हो क्वेश्चन में तो के को पुट कर देना ऐसे ही यूनिट्स में, चार्ज को कूलम में पुट कर देना और ए की वैल्यू भी वहां पर गिवन होगी। तो इस केस में ऐसे वर्क निकाला जा सकता है। और देखिए ये वर्क नेगेटिव आया, आप फिजिकली इमेजिन करिए नेगेटिव वर्क आया, इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, अपने आप ही सारा कुछ हो रहा है, होगा। सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सब एक दूसरे को पहले से ही रिपेल कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है? वो अपने आप इन्फिनिटी पे चले जाएंगे। मीन्स इस केस में एक्सटर्नल वर्क नेगेटिव है, इंटरनल वर्क पॉजिटिव है, क्योंकि तो इलेक्ट्रिक फोर्सेज ने वर्क किया, अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इसी केस में जो इंटरनल वर्क आएगा वो आ जाएगा 3k⁻²। तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर सारा काम इलेक्ट्रिक फोर्सेस ने किया है। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारी हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन थी। ओके, लेट अस डू वन एग्जांपल। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास तीन चार्जेस हैं विच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल Q, 2Q, -3Q, सेपरेशन A। ठीक है जी, कह रहा है हमने क्या करना है, हमने इस सिस्टम को चेंज करके इस फॉर्म में बनाना है, ट्रायंगल को उल्टा कर देना है, उल्टा करके, लेकिन सेपरेशंस को a/2 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 करना है। अब यहाँ पर आ गया जी 2Q, यहाँ आ गया -3Q और यहाँ आ गया Q। अब आपने बताना है कि जब हम सिस्टम को पिंक मोड से ब्लैक मोड में लेके जाएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क आप लोगों ने इसका फाइंड करना है, कितना करना पड़ेगा। बहुत आसान है, इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर यूआई निकालना चाहते हैं तो के कॉमन सारे पेयर्स बना लें। इन दोनों का पेयर जिनको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, इन दोनों का पेयर 2Q² डिवाइड बाय ए। अब इसका और इसका पेयर -2 × 3 6 Q² बाय ए और इनका पेयर इसका और इसका -3Q² बाय ए। फॉर्मूला क्या लग रहा है? ऊपर मैं दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे में ए से डिवाइड कर रहा हूँ, डिस्टेंस से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो बन गया के ए एलसीएम 2 की -9Q² प्लस 2Q² -7Q², है ना। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका। दिस इज इनिशियल एनर्जी विच इज -7k⁻² फाइनल एनर्जी इस सिस्टम की। देखिए पेयर सेम बनेगी, सब कुछ सेम होगा, के कॉमन है हमारे पास, लेकिन सेपरेशन a/2 आएगी।
एवरीथिंग इज सेम बट सेपरेशन इज a/2। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का फैक्टर आ गया जस्ट हमारे पास एक ऊपर, बाकी सारा रिजल्ट सेम। 7 क्यू स्क्वायर बाय ए, तो आंसर इज माइनस के 14 क्यू स्क्वायर बाय ए। दिस इज फाइनल। तो एक्सटर्नल वर्क इज यू एफ माइनस यू एफ माइनस यू आई माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए इज कॉमन, और हमने ले लिया जी -14, माइनस हमने पहले ही कॉमन ले लिया था, तो 14 माइनस 7। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यू एफ माइनस यू आई नेगेटिव साइन हमने पहले ही ले लिया था बाहर, तो ये आ गया जी हमारे पास। नेगेटिव में आंसर आ जाएगा -7 के क्यूब स्क्वायर बाय ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ट्रायंगल से स्क्वायर बनाया जा सकता है, ट्रायंगल से स्क्वायर नहीं बनेगा, ट्रायंगल से चार्जेस को कोलिनियर बनाया जा सकता है कि लाइन पर। ऐसे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर कुछ चार्ज है जी Q1, यहाँ Q2, पहले एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ था विच इज़ Q, वैल्यूज़ इवन है, ऐसे मूव करके यहाँ ले आए। तो जस्ट आपने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पेयर बना के, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पेयर बना के, अगर आपके पास ये चार्जेस हैं। अब यहाँ पर आपके पास कितने पेयर बनेंगे? इन दोनों का पेयर बनेगा, इन दोनों का पेयर बनेगा, और फिर लास्ट वाले ये और ये। तो 3 पेयर बनेंगे, 3 चार्जेस हैं, अगर 4 चार्जेस का क्वेश्चन आ जाए। सारे पॉजिटिव ले लेते हैं। क्यू, 2Q, क्यू, 2Q। अब कितने पेयर बनेंगे? इन दोनों का एक पेयर बनेगा, इन दोनों का बनेगा, इनका बनेगा, और एक ये बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो डायगोनल वाले चार्जेस हैं उनको नहीं भूल जाना। एक पेयर यहाँ बनेगा और एक पेयर यहाँ बनेगा। तो स्क्वायर तक की प्रॉब्लम्स ही आती हैं, रेक्टेंगल तक की प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पर टोटल 6 पेयर्स बनेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिस्टेंसेस का ध्यान रखना है। डायगोनल के केस में डिस्टेंस ए √2a आएगा, डायगोनल वाले चार्जेस के केस में, और वैसे ही ए आएगा अगर स्क्वायर की साइड ए है। तो यहाँ डिस्टेंसेस चारों तरफ ए आएंगे, लेकिन जो डायगोनल होता है बच्चे, उस डायगोनल की लेंथ पाइथागोरस से √2a, तो ये वाले पेयर में डिस्टेंस नीचे √2a आएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना है। और पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े सिंपल हैं, सिंपली ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए ध्यान से एग्जाम्पल। हमारे पास ये ग्राफ है विच इज़ गिवन। ये ग्राफ है पोटेंशियल का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, पोटेंशियल का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और ये इस तरह से गिवन है। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ है पोटेंशियल का, और हमें पूछा गया है कि हमें ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कंस्ट्रक्ट ए ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एक्स। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, हम इस रिलेशन को यूज करेंगे -dv/dx, E इज इक्वल टू -dv/dx। तो वेरी सिंपल, अगर हम O से लेके A पॉइंट तक चले तो यहाँ पर स्लोप जो है बच्चे वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। ठीक है बच्चे, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फ्रॉम O टू A, वो मैं नीचे बना रहा हूँ। स्लोप क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब माइनस तो ये एक है ही यहाँ पर, इनटू स्लोप ऑफ ओ ए पार्ट। तो फ्रॉम ओ टू ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ये बनेगी नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ ए। अब इसकी स्लोप पॉजिटिव है, उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब है यहाँ पर ग्राफ बनेगा ओ से लेके ए तक का ग्राफ ये वाला। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद माइनस साइन। ठीक है, तो ये कैसे है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज 10, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये 10 वोल्ट है, यहाँ पर ये वोल्टेज चल रही है इधर वोल्ट में।
10 वोल्ट, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो इस ग्राफ की स्लोप आएगी 10/1, 10/1, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है -10/1। माइनस कैसे आया? इस रिलेशन से आया। तो मीन्स यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -10 वोल्ट पर मीटर। अब हम चलेंगे ओ से ए से लेके बी पॉइंट तक, इसकी बात करेंगे। यहाँ तो स्लोप 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी is minus of dv by dx is equal to minus of slope AB। AB की स्लोप 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो A से लेके B तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी यहाँ तक। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम B टू C, दिस इज पॉइंट C। हाँ जी, अब स्लोप नेगेटिव है आपके पास, तो यहाँ आंसर आएगा माइनस ऑफ स्लोप ऑफ BC। तो एक माइनस पहले ही बाहर है और BC की स्लोप कितनी है? -10। ये कैसे पता चला? वैसे ही 2 पॉइंट्स लेके आप स्लोप निकाल सकते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, बट ये नेगेटिव स्लोप है, आपको देखने से ही पता चल रहा है ये चीज़। तो आंसर इज 10 वोल्ट पर मीटर। तो 10 वोल्ट पर मीटर कैसे बनाएंगे? यहाँ -10 है, यहाँ 10 हो जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ से शुरू होना चाहिए। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला जो ग्राफ मैंने अभी आपके सामने बनाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है जो डिफरेंशिएट करके आया। तो इस तरह से आपको पोटेंशियल का ग्राफ गिवन हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। और एक एग्जांपल करते हैं, सेम ऐसी। ये है पोटेंशियल का ग्राफ, V वर्सेस X, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। तो बहुत आसान है, यहाँ पर स्लोप 0, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उतने पार्ट के लिए 0। जहाँ स्लोप 0 वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेट अस सपोज दिस इज सम पॉइंट A और यहाँ पर भी A। यहाँ स्लोप नेगेटिव और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। जहाँ स्लोप नेगेटिव वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया E वर्सेस X का। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर या फिर शेल। हाँ जी, क्या होता है कंडक्टिंग स्फीयर के केस में? बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर के केस में जितना भी चार्ज हम उस स्फीयर को देते हैं वो सारा चार्ज स्फीयर के सरफेस पे चला जाता है, उसके अंदर चार्ज नहीं रहता। उसका कारण है क्योंकि कंडक्टर है और कंडक्टर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? आपस में रिपेल होने शुरू हो जाते हैं और रिपेल होके मैक्सिमम वो सरफेस तक चले जाते हैं अगर आप नेगेटिव चार्ज दोगे। ऐसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज दोगे तो वो भी जो चार्ज है वो सारा सरफेस पर रिजाइड करता है। तो बेसिकली जो कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर हम उसका डायग्राम बनाएं, उसको हमने क्यू चार्ज दे दिया, ऐसे क्यू चार्ज हमने उसको दे दिया, वो सारा का सारा क्यू चार्ज उस स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल है। आज हम बात करेंगे कि अगर हम इस तरह के स्फीयर को, इस तरह के कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हम कोई दो कंडक्टर्स, एक के ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरा के ऊपर चार्ज Q2 है, इनको आपस में ज्वाइन कर दे तो फिर फाइनल चार्ज कितना आता है इन पे, ठीक है। हमने ऑलरेडी ये चीज़ स्टडी करी हुई है। अगर तो कंडक्टर आइडेंटिकल साइज के हैं, हमने ये चीज़ स्टडी करी हुई है, आइडेंटिकल साइज के अगर कंडक्टर्स हैं हमारे पास, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, रेडियस R है, तो उस केस में बच्चों जो नेट चार्ज होता है आफ्टर कनेक्टिंग दीज टू स्फीयर्स, वो जो नेट चार्ज होता है वो होता है Q1 प्लस Q2/2। क्योंकि उस केस में जो चार्ज होता है ना बच्चों, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि जो स्फीयर्स हैं वो स्फीयर्स आइडेंटिकल हैं। लेकिन आज की इस प्रॉब्लम में हम सीखेंगे, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास अनआइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, एक थोड़ा छोटा है, एक थोड़ा बड़ा है, तो फाइनल चार्जेस और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड्स और पोटेंशियल क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी कि कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट्स पर कितना होता है। तो कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि जब हम उसको चार्ज देते हैं इस तरह से, वो चार्ज पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके सरफेस पर, और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट जो होता है यूनिफॉर्मली होगा। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है कि यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, दैट विल बी ए कांस्टेंट। हमने सीखा हुआ है कि सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। स्फीयर के केस में जो चार्ज है वो क्यू है और जो एरिया है बच्चे उसका, स्फीयर का सरफेस एरिया, उसकी बात हो रही है। तो अगर यहाँ पर इसकी रेडियस r है तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर।
तो ये जो सिग्मा है बच्चे, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन द सरफेस कंडक्टिंग स्फीयर के केस में। ओके, तो हमारे पास 2-3 रिलेशंस यहाँ पर, अगर आपके पास क्यू है तो आप सिग्मा की टर्म्स में जा सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक रिलेशन आ गई हमारे पास, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि इसका पोटेंशियल अलग-अलग पॉइंट्स पर कितना होगा। तो बच्चों, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारे पास आउटसाइड द स्फीयर है, जैसे कि ये फर्स्ट केस मैंने ले लिया है, जो पी पॉइंट है वो स्फीयर के बाहर है, ठीक है बच्चों। और लेट अस सपोज इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो आर है। अब आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता है, गॉस लॉ में हमने पढ़ा हुआ है कि कंडक्टिंग स्फीयर के केस में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, वो होती है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, इट इज़ लाइक, इसका जो बिहेवियर है वो किसके जैसा है, इट इज़ लाइक ए पॉइंट चार्ज, है ना, क्योंकि पॉइंट चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम एक्सप्रेशन है। देखो, ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है ना, उसको नहीं पता कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, वो उसको देख नहीं सकता। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये उसके इफेक्ट को फील कर सकता है। अगर हम इस पॉइंट पर एक छोटा सा चार्ज क्यू नॉट रखेंगे, टेस्ट चार्ज, उस पर जो फोर्स लगेगी वो क्यू नॉट इंटू दिस एक्सप्रेशन, इसके बराबर लगेगी। अब बच्चों, चाहे वहाँ पर सेंटर पे हम एक पॉइंट चार्ज रख दें क्यू, तब भी फोर्स सेम लगनी है। चाहे हम सेंटर पे पॉइंट चार्ज ना रख के एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लें, उसका डिस्टेंस सेंटर से हम पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर ले लें, तब भी सेम फोर्स लगनी है। मतलब जो बिहेवियर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो पॉइंट चार्ज जैसा है आउटसाइड द स्फीयर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर पॉइंट चार्ज के जैसा है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल का बिहेवियर होगा वो भी कैसा होगा, पॉइंट चार्ज जैसा। तो जस्ट ये एक सिंपल सा आर्गुमेंट देकर हम यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पी का मतलब आउटसाइड, इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज एट ओ। अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर ले, बिल्कुल उसके जैसा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिल्कुल वैसी है। और ये आंसर आएगा के क्यू बाय आर। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है कि आउटसाइड द स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, the potential is given by kq by small r. Very very simple. Now next case is at the surface. अगर हम सरफेस पर बताएं कि कितना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सरफेस पर हम स्मॉल आर को कैपिटल आर, जो कि रेडियस है इस स्फीयर की, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर। तो दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस, ठीक है बच्चों। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो है इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। इनसाइड क्या होता है, तो इनसाइड के केस में आपको ये पता है कि अगर हम स्फीयर के अंदर चले जाएं, इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, तो इस किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर अगर हमने पॉइंट्स लिए हुए हैं इनसाइड, हर किसी पॉइंट पर जो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। इसको थोड़ा सा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है यहाँ पर, मैं इसको रब कर दूं, अच्छे से बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जीरो होती है ना। तो इनसाइड हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि सारा चार्ज तो सरफेस पर है। अगर हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, जैसे हमने ये डेरिवेशन करी हुई है, तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये रिलेशन हमें क्या बोलती है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये रिलेशन है ना हमारे पास। यहाँ से हो गया कि भाई डी वी जीरो है, मीन्स चेंज इन पोटेंशियल जीरो है। अगर किसी चीज़ की डिफ्रेंसिएशन जीरो आ जाए, तो वो चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब इसके अंदर जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा, वो जीरो नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, वो कांस्टेंट बराबर होगा पोटेंशियल एट सरफेस के बराबर। बिल्कुल सिंपल। तो दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। तो ये हमारे पास 3 रिजल्ट्स आए हैं पोटेंशियल के, जिनको हमें अच्छे से अभी यहाँ पर लिखना है। और ये तीनों रिजल्ट्स कंडक्टिंग स्फीयर या शेल दोनों के लिए सेम होंगे। क्यों? क्योंकि शेल का भी मतलब यही है कि सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे ही है, जो ऊपर हमारा सरफेस है शेल का, क्योंकि अंदर से तो शेल खोखली होती है, उसके अंदर हवा होती है। और कंडक्टिंग स्फीयर का भी बच्चे यही मतलब है कि सारा चार्ज सरफेस पर है। तो दोनों ही केस में हमारे पास जो रिजल्ट्स रहेंगे वो ये रहेंगे। आउटसाइड अगर आपने बोलना है पोटेंशियल, तो के क्यू बाय स्मॉल आर। अगर आपने सरफेस पे बताना है, तो पोटेंशियल बच्चे के क्यू बाई कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस। और अगर आपने इनसाइड बताना है, तो वो भी सेम, क्योंकि इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए। अब अगर हम इसका ग्राफ बना ले, पोटेंशियल का ग्राफ बना ले बच्चों,
डिस्टेंस के साथ। ये v है, ये हमारे पास इधर r चल रहा है। तो जब तक हम कैपिटल R तक पहुंचेंगे, लेट अस सपोज ये हमारे पास सेंटर है और ये वैल्यू है कैपिटल R। तो जब तक आप कैपिटल R तक पहुंचोगे, पोटेंशियल जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे ऊपर बनेगा कांस्टेंट, और फिर इसके बाद इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। दिस इज स्मॉल r ना, स्मॉल r इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और ये डिस्टेंस तो वेरी करता रहेगा। आपके पास स्फीयर आ गया, आप दूर चलते जा रहे हो स्फीयर के, जितना दूर आप यहाँ पर चलते चले जाएंगे उतना ये स्मॉल r जो है बड़ा होता जाएगा, और पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता रहेगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर और शेल। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन जेई मेंस और नीट में पूछ लेते हैं, दो ग्राफ हमारे पास आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें बताना होता है कि सही वाला ग्राफ कौन सा है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें बच्चों, इसी शेल के केस में या कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, तो आपको भी जैसे पता है कि स्मॉल r की वैल्यू जब कैपिटल R होगी तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, क्योंकि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। और उसके बाद अचानक से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जंप कर जाएगी सरफेस वाली वैल्यू, और ये वैल्यू है हमारे पास के क्यूब बाय कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R इज द रेडियस, और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर बनता है यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन पोटेंशियल का ग्राफ अगर यहीं पर बनाना हो, तो पोटेंशियल का ग्राफ इस तरह से बनेगा कुछ, यहाँ पे कांस्टेंट, और उसके बाद जो इसकी वेरिएशन है बच्चे वो इससे थोड़ी सी स्लो होती है, तो इससे थोड़ी सी हमारे पास स्लो वेरिएशन रहेगी ऐसे करके, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पर जो पोटेंशियल की वेरिएशन है वो 1/r है। तो इस तरह से दोनों ग्राफ हमारे पास आते हैं। ये अंदर जीरो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन पोटेंशियल अंदर जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं इन पोटेंशियल्स के एक्सप्रेशन को और कैसे लिख सकते हैं। वी इन साइड के क्यू बाय कैपिटल R, वी सरफेस वो भी सेम है। अब इसको अगर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखना है तो के ऐसे रहेगा, क्यू की जगह हमारे पास आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये भी हमने रिलेशन लिखी थी, और यहाँ पर हमारे पास कैपिटल R रहेगा। के को हम पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर बाय R। R से एक R कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड द रिजल्ट विल बी सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट। So this is the potential which is constant, which does not depend upon small r inside and at the surface। तो ये भी आपके काम आएगा, ये सरफेस पर है और ये इनसाइड है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस भी आपको एक्सप्रेस करने आने चाहिए। अब अगर सेम एक्सप्रेशन हम आउटसाइड के लिए भी अगर हम इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे। आउटसाइड के लिए फॉर्मूला है के क्यू बाय स्मॉल r, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, बिकॉज चार्ज इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पर हमें यहाँ पर स्मॉल r ही चाहिए क्योंकि अब हम आउटसाइड देख रहे हैं, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आएगा सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r। तो बच्चे जो भी आपको पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर सिग्मा के टर्म्स में क्वेश्चन गिवन है तो आंसर भी सिग्मा के टर्म्स में देना होगा, अगर क्यू की टर्म्स में गिवन है तो आंसर भी आपको इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू ही देना होगा। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव डन। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके बेस पे एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं। तो ये सारे एक्सप्रेशन पोटेंशियल के आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक प्रॉब्लम करते हैं, सिंपल प्रॉब्लम। ये हमारे पास एक छोटा स्फीयर है, इसकी रेडियस स्मॉल a है बच्चे, ठीक है, और हमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज दे दिया। ओके, अभी हमें अलग अलग पॉइंट्स पर, ये है P1 पॉइंट, सरफेस पर है P2 और इनसाइड है P3, इन सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल लिखना है। तो P1 पॉइंट इज आउटसाइड, तो देयरफॉर पोटेंशियल इज के क्यू बाय, ये डिस्टेंस चाहिए उसमें स्मॉल r। P2 पॉइंट इज एट सरफेस, पोटेंशियल इज के क्यू बाय कैपिटल R, एंड P3 पॉइंट इज ऑल्सो एट सरफेस, देयरफॉर पोटेंशियल इज सरफेस नहीं इनसाइड, बट द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही उसके अंदर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसलिए ये मैंने एग्जांपल छोटी सी ली है यहाँ। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम दो स्फेरिकल शेल्स लेने वाले हैं, एक मैंने ब्लू शेल ले ली
और एक मैंने ये पिंक कलर की शेल ले ली। ठीक है बच्चों, चलिए अब मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो हम पहले फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं। अंदर वाली शेल पर लेट अस सपोज चार्ज है हमारे पास Q1 और बाहर वाली शेल पर हमारे पास चार्ज है Q2। इन दोनों की रेडियस हमें गिवन है। लेट अस सपोज इनसाइड वाली की रेडियस है R1 और आउटसाइड वाली की रेडियस है R2। ठीक है जी। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P1 जो आउटसाइड है। ठीक है, अब बच्चों ये जो पॉइंट P आउटसाइड है, तो इस केस में हमेशा पॉइंट का डिस्टेंस देगा एग्जामिनर, क्योंकि पॉइंट आउटसाइड है तो बताना पड़ेगा कि वो पॉइंट कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। तो लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज स्मॉल x। ठीक है, चलिए तो अभी हमें P1 पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि जो P1 पॉइंट है वो कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि P1 इज आउटसाइड शेल 1 एंड 2। ठीक है, बोथ द शेल्स, दोनों के बाहर है P1 पॉइंट। ठीक है, तो दोनों पर जो फॉर्मूला लगेगा वो आउटसाइड वाला लगेगा और वो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा फर्स्ट शेल का पोटेंशियल के Q1 बाय ये यहाँ पर डिस्टेंस आउटसाइड है ना पॉइंट, तो डिस्टेंस पूरा लेना है। पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से पूरा लेना होता है x। ठीक है, और सिमिलरली दूसरे का आपने लिखना है तो k Q2। ठीक है बच्चों, डिवाइड बाय x, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था वो आउटसाइड था। अब सेम प्रॉब्लम में हम ये मान लेते हैं कि अभी हमें निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट दिस P2। ठीक है बच्चे, P2 पॉइंट अभी कहाँ है, पहले इसको एनालाइज करेंगे। P2 पॉइंट इज आउटसाइड द शेल 1, इसको मैंने 1 माना हुआ है। ठीक है, ये 2 है। तो देखिए P2 पॉइंट शेल 1 के बाहर है एंड इट इज इनसाइड द शेल, कौन सी शेल, 2 है ना। तो अभी शेल 2 के लिए भी लिखना है और उसके लिए भी, तो हम यहाँ लिख रहे हैं P2 पे जो पोटेंशियल है दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू शेल 1। तो शेल 1 के लिए हमें डिस्टेंस लेटर सपोज y दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा KQ1/y, क्योंकि ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है ये आउटसाइड वाला लगाया है ना। पॉइंट बाहर है शेल के, सिर्फ उसको देखना है और देखना है उसके विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट कहाँ है। अंदर वाली शेल के विद रिस्पेक्ट टू P2 पॉइंट उसके बाहर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसका डिस्टेंस y है। तो आउटसाइड वाले फॉर्मूले में पूरा डिस्टेंस आता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का सेंटर से कंप्लीट डिस्टेंस आता है। लेकिन दूसरे वाले केस में यही वाला जो पॉइंट है ये उसके अंदर है, तो यहाँ पर सरफेस वाला पोटेंशियल आएगा। और सरफेस वाला पोटेंशियल कितना है, वो ये है। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल है दैट इज कांस्टेंट एवरीवेयर इनसाइड द शेल, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया KQ2/R। तो ये टोटल पोटेंशियल होगा P2 पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अगर हम यहाँ चले जाए, लेट अस सपोज ये ब्लैक कलर में देखेंगे, दिस इज पॉइंट P3 और इसका भी डिस्टेंस लेट अस सपोज अभी Z दिया गया है, ये O पॉइंट और ये डिस्टेंस Z। लेकिन अभी ये जो P3 पॉइंट है, दिस पॉइंट P3, दिस इज इनसाइड बोथ द शेल्स, है ना, दोनों के ही अंदर है। तो इस केस में जो हमारे पास पोटेंशियल आएगा P3 पॉइंट पर, क्योंकि वो दोनों के अंदर है तो सरफेस वाला आएगा। अब पहली शेल के सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, KQ1/R1, है ना, उसकी रेडियस। और सेकंड शेल के सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, KQ2/R2, मीन्स उस पूरे की रेडियस, है ना। तो अगर पॉइंट दोनों ही शेल्स के अंदर है तो दोनों का सरफेस वाला फॉर्मूला, अगर पॉइंट दोनों ही शेल्स के बाहर है तो दोनों का बाहर वाला फॉर्मूला, और अगर पॉइंट एक शेल के बाहर है दूसरे के अंदर है, जैसे कि P2 वाला केस, ये वाला केस, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उस केस में हमें बड़ी शेल का कांस्टेंट वाला फॉर्मूला सरफेस वाला, और जो अंदर वाली शेल है उसका आउटसाइड वाला फॉर्मूला। तो इस तरह से हमें अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें फिर से दो शेल्स ले लेते हैं, एक ये शेल है, तो ये दो शेल्स हैं अभी हमारे पास। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एक और चार्ज पड़ा हुआ है, अभी इस केस में सेंटर पर भी चार्ज गिवन है दैट इज स्मॉल q, और इस शेल को हमने चार्ज दिया है +q, अलग से दिया है, और इस शेल को भी हमने चार्ज दिया है -2q। तो ये चार्जेस हमने दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस केस में ना आपने
जस्ट डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यहाँ पर इंडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, बिकॉज दे आर सरफेसेस, सिंपल शेल्स है वो, हमने उनको चार्ज दिए हैं बाहर से। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है इस अरेंजमेंट का, एट दिस पॉइंट P1 एंड एट दिस पॉइंट P2। बहुत सिंपल है, P1 का डिस्टेंस x ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस y ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब P1 पॉइंट जो है बच्चे, वो वहाँ पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट चार्ज Q का भी होगा, वो एक शेल, इनर शेल का भी होगा, शेल 1 का भी होगा, और वो शेल 2 का भी होगा। सब ऐड होंगे हमारे पास, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, सारे ऐड होते हैं। ठीक है, ओके। अब पहले हम स्मॉल q का लिख ले। स्मॉल q का पोटेंशियल x डिस्टेंस है, पॉइंट चार्ज है KQ/x, एक इसका ये हो गया। अब हम इस शेल की बात कर रहे हैं, इस शेल के लिए भी पॉइंट तो बाहर ही है, तो हमारे पास आ जाएगा जी फिर से KQ/x, एक और आ जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल भी इस पॉइंट पर सेम ही है। ठीक है बच्चे, वो पॉइंट आउटसाइड है। और लास्ट हमारे केस में, लास्ट हमारे पास है आउटसाइड वाली शेल, उसका पोटेंशियल आ जाएगा K-2Q। -2Q क्यों है यहाँ पे, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज ही -2Q है, और उसका डिस्टेंस भी जो है हम सेंटर से ही ले गए, क्योंकि फिर भी हमारे पास अभी भी जो पॉइंट है वो आउटसाइड ही है। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो 0 पोटेंशियल होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब यहाँ पर अगर बात करें P2 पॉइंट पर, VP2, हाँ जी, P2 पॉइंट पर फिर से देखें। अब ये वाला पॉइंट इसके लिए और इसके लिए आउटसाइड है, तो एक हम पहले लिखेंगे पॉइंट चार्ज का, इसका। तो पॉइंट चार्ज का सिंपली KQ/Y, वाई क्यों, क्योंकि अभी डिस्टेंस ही पॉइंट का y है, प्लस इसके लिए भी जो पॉइंट है आउटसाइड है और उसका डिस्टेंस y है, तो KQ/Y प्लस K इंटू लास्ट केस में हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा, ये वाला पॉइंट इस बड़ी वाली शेल के अंदर है, तो वहाँ हमारे पास सरफेस वाला फॉर्मूला लगेगा। मैंने रेडियस नहीं बताई, यहाँ पर बता देता हूँ। इसकी रेडियस R2, इसकी रेडियस R1, ठीक है। तो वहाँ लगेगा K इंटू -2Q डिवाइडेड बाय, हाँ जी, ये पॉइंट बड़े वाले सफियर के अंदर है, तो जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा। सरफेस पे KQ/R वाला फॉर्मूला लगना है, वो मैं लगा रहा हूँ। हाँ जी, तो सरफेस पर KQ/R वाला फॉर्मूला लगना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी डिस्टेंस R2। तो जस्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख ले, 2KQ/Y -2KQ/R2। तो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P2। चलो। तो ये हमारे पास एक शेल है अभी, थिक शेल, ये सारा मेटल है अभी, ये सारा मेटल है। इस थिक शेल की जो इनर रेडियस है वो R1 है, और जो इसकी आउटर रेडियस है वो R2 है। ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें क्या बोल रहा है, हमने सेंटर पर एक चार्ज Q रखा, सिंपली सेंटर पर एक चार्ज Q रखा है, और हमें अभी पोटेंशियल फाइंड करना है एट दिस पॉइंट P। ठीक है, अब क्योंकि ये मेटल है, मेटल स्फीयर, और सेंटर पर हमने एक चार्ज रखा है। लास्ट वाले केस में मेटल स्फीयर नहीं था, हमारे पास थिन शेल थी, मतलब एक लेयर थी चार्ज की, उस लेयर के कारण कहीं पर इंडक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन अगर मेटल के केस में सेंटर पर आप क्यू चार्ज रखोगे, तो सबसे पहले क्या होना है, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। यहाँ पर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा सेंटर पर, तो उसके कारण ये जो इनर सरफेस है वहाँ पर -Q चार्ज जो है वो इंड्यूस होना ही होना है। तो -Q चार्ज हमारे पास यहाँ पर आ गया, और इसके आउटर सरफेस पर उतना ही कैपिटल Q चार्ज जो है वो उसके आउटर सरफेस पर चला जाना है। जैसे ही आपने उस स्मॉल q को रखना है, तो ये काम तो होना ही होना है। तो अब हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है वो किस में रिड्यूस हो गई, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, एक यहाँ पर सफियर बन गया जिस पर -Q चार्ज है, और एक बाहर बन गया जिस पर +Q चार्ज है। तो अब ये प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है, बाकी ये आसान ही है, यहाँ +Q चार्ज है। तो आपका काम है, आपने इस पॉइंट P पर पोटेंशियल बताना है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल q से स्मॉल r गिवन है। ये वाली रेडियस जैसे मैंने बताया R1 है, और ये वाली रेडियस R2। तो बहुत सिंपल है, इस P पॉइंट पर इसका फॉर्मूला लगेगा पॉइंट चार्ज वाला, क्योंकि वो तो है ही पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल q एट सेंटर वाला,
प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इनर सरफेस प्लस पोटेंशियल ड्यू टू आउटर सरफेस। ये चीज़ ना हम कैपेसिटर में भी जाके यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट के क्यू बाय स्मॉल आर प्लस के माइनस क्यू, इनर के ऊपर चार्ज माइनस क्यू और रेडियस R1 प्लस के कैपिटल क्यू रेडियस R2। तो पोटेंशियल जो है देखिए वो ये बन गया। तो इसका मतलब है जो पोटेंशियल है ना बच्चों वो चेंज हो जाता है। अगर हम एक स्फीयर एक पॉइंट चार्ज को किसी कंडक्टर के पास ले जाएं ऐसे, तो ओवरऑल सिस्टम का पोटेंशियल किसी पॉइंट पर चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों होगा? क्योंकि आपने एक कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर के कारण यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आ गया। तो जब भी इंडक्शन होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो चेंज होगा ही चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई है, पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना बच्चों कि जब भी हम किसी मेटेलिक कंडक्टर के सेंटर पर स्मॉल क्यू रखेंगे उसकी वजह से सारे पोटेंशियल की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जानी है, पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल थी। हाँ जी बच्चों, तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें हमारे पास 3 शेल्स हैं। तीनों शेल्स के ऊपर जो सरफेस डेंसिटीज हैं वो है प्लस सिग्मा, इसके ऊपर माइनस सिग्मा और ये बाहर वाली जो है उसके ऊपर भी प्लस सिग्मा। और इसके साथ-साथ इनके नाम दिए गए हैं ए शेल, बी शेल, सी शेल और इनकी रेडियस भी दी गई हैं सेंटर से। तो एक की रेडियस ए है, नेक्स्ट वाले की स्मॉल बी है और जो सबसे बड़ी है उसकी रेडियस स्मॉल सी है। हमें क्या करना है, उसने कंडीशन दी है, उसने बोला कि ए और सी पर जो पोटेंशियल है वो सेम है। मीन वी ए इज इक्वल टू वी सी बोल रहा है वो, ये गिवन है। अगर ये कंडीशन है तो हमें रिलेशन फाइंड करनी है इन रेडियाई में कि ये जो रेडियस होंगी ये किसके बराबर होंगी, कितनी होंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एट ए। हाँ जी, तो ए शेल का जो पोटेंशियल है, अगर सिंगल शेल का लिखें हम, तो वो सिंगल शेल का पोटेंशियल है हमारे पास के क्यू बाई ए, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसको इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखेंगे तो क्यू इज़ 4 पाई ए स्क्वायर, ये सरफेस एरिया हो गया इसका, इसकी रेडियस ए है, इनटू सिग्मा। इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ही हमें लिखना है इसका आंसर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो के इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, ये ए के से कट गया, ए बचा, इंटू सिग्मा। तो 4 पाई से 4 पाई कटा तो ये फॉर्मूला है सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस का ये फॉर्मूला आप वैसे भी याद रखेंगे, सरफेस पर फॉर्मूला होता है सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आसानी से लग जाता है। तो ए पर जो टोटल पोटेंशियल है वो होगा ए का पोटेंशियल प्लस बी का पोटेंशियल प्लस सी का पोटेंशियल, ए का सरफेस वाला, बी का पोटेंशियल हमारे पास इनसाइड वाला मीन सरफेस वाला ही लगेगा, अंदर भी सरफेस के बराबर ही होता है, और सी का भी हमारे पास फॉर्मूला सरफेस वाला ही लगेगा। तो बहुत सिंपल है। ए का पोटेंशियल आ गया जी सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, बी का आ गया माइनस सिग्मा, है ना, बी पे चार्ज नेगेटिव है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, माइनस सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट, और लास्ट वाले का आ गया सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। हमने तीनों का नेट पोटेंशियल लिख लिया एट दिस पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लिया हमने ए पर, तो दिस इज वी ए। अब हमें फाइंड करना है वी सी। वी सी पर जो टोटल पोटेंशियल है, वी सी पर जो टोटल पोटेंशियल है बच्चे, वो भी तीनों का सम होगा टोटल पोटेंशियल, मतलब ए का भी प्लस बी का प्लस सी का। लेकिन जो अभी ए है, ए के तो ये पॉइंट आउटसाइड है ना। अब कितनी दूरी पर है, हम यहाँ पर तीनों का पोटेंशियल लिख रहे हैं इस पॉइंट पर, तो इसके लिए भी डिस्टेंस सी चाहिए और उसके लिए भी, तो हमारे पास आउटसाइड वाले फॉर्मूले लगेंगे। आउटसाइड वाला फॉर्मूला हमारे पास होता है पोटेंशियल का सिग्मा कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था, ये आउटसाइड वाला फॉर्मूला है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले को अभी मैं अप्लाई करूँगा। तो ए का पोटेंशियल अगर हमें यहाँ पर बताना है तो पॉजिटिव सिग्मा, कैपिटल आर मतलब उस शेल की रेडियस है ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर, और ये जो स्मॉल आर है ये डिस्टेंस है पॉइंट का। तो पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से लेना है पूरा, वो है स्मॉल सी। तो होपफुली आपको ये चीज़ पता चली है कि ए का पोटेंशियल इसके बराबर है। ठीक है, ये आउटसाइड वाला फॉर्मूला याद रखेंगे।
सिमिलरली बी के लिए, अब बी के लिए भी हमारे पास आउटसाइड वाला फॉर्मूला ही लगेगा क्योंकि हमारा पॉइंट यहाँ है और बी शेल रेड वाली है, तो माइनस सिग्मा, उसके बाद बी की रेडियस का स्क्वायर मीन स्मॉल बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा वो पॉइंट का डिस्टेंस होता है, वो स्मॉल सी ही रहेगा। सिमिलरली सी का पोटेंशियल, सी का तो हमारे पास सरफेस वाला ही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये सरफेस पे है, तो सी का सरफेस वाला फॉर्मूला लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वो फॉर्मूला हमें पता है, वो है सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमने ये दूसरी वाली रिलेशन भी लिख ली। अब जस्ट हमने इन दोनों को इक्वेट करना है, एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है, इनको जस्ट इक्वेट करके वी हैव टू फाइंड द रिलेशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक कंडीशन लगा देनी है कि ए का पोटेंशियल सी के पोटेंशियल के अगर बराबर है तो क्या होगा। तो हमने यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया और यहाँ आएगा ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड पर भी हमने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया और हमारे पास आएगा जी, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी, और एक यहाँ पर भी हमारे पास सी है जो बचेगा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस सी है और ये प्लस सी भी कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइड बाई सी। यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, सी इधर चला जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। मीन्स अगर जो रेडियस है इन शेल्स की के बराबर होगी, मीन्स इनको बी में ऐड करेंगे और सी आ जाए हमारे पास, तो उस केस में ए और सी का पोटेंशियल इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन जो है इट इज़ ईजी क्वेश्चन, टफ नहीं है, जस्ट आपको ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैं दोबारा से वो दोनों रिलेशंस यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आप ध्यान से देख लीजिए कि अगर हमें इनसाइड द शेल पोटेंशियल लिखना है तो वो सरफेस वाले के भी बराबर होगा, और सरफेस वाला और इनसाइड वाला पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो वहाँ आता है सिग्मा इनटू रेडियस ऑफ शेल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हमें आउटसाइड द शेल पोटेंशियल लिखना है तो वो कांस्टेंट नहीं होता, वो स्मॉल आर पे डिपेंड करता है, तो वो आएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। तो ये दो फॉर्मूले अगर बच्चों आप लोगों को आते हैं तो ये शेल वाले क्वेश्चन करना डिफिकल्ट नहीं है, इनको सॉल्व किया जा सकता है, और कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो आप लगा लें तो ये क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट नहीं होगी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ पोटेंशियल चैप्टर, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, एक थोड़ा छोटा स्फेरिकल बॉडी है और एक थोड़ी बड़ी है, दोनों को हमने एक चार्ज दिया, एक को Q1 चार्ज दिया, दूसरे को Q2 चार्ज दिया, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें तो कनेक्ट होने के बाद क्या होगा और क्यों होगा, इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। और इसके जैसी एक प्रॉब्लम हमने फर्स्ट चैप्टर में करी हुई है इन द वेरी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि जब हम दो बॉडीज़ को जो पहले से चार्ज है या एक चार्ज है दूसरी अनचार्ज्ड है उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में जो चार्ज होता है बच्चे वो ट्रांसफ़र होता है। फाइनल चार्ज हमने जस्ट एक रिलेशन करी थी, एक फॉर्मूला किया था, दैट वाज ए शॉर्टकट मेथड। जो फाइनल चार्ज होता है दोनों बॉडीज़ पे आइडेंटिकल के केस में वो होता है फर्स्ट बॉडी का चार्ज प्लस सेकंड बॉडी का चार्ज डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज, मतलब टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज। ये रिलेशन हमारे पास आती है इन केस ऑफ आइडेंटिकल बॉडी। तो आज हम जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जो छोटा सा डेरिवेशन करने वाले हैं, उसमें से ये फॉर्मूला भी निकल के आएगा। कॉन्सेप्ट आज होने वाला है लेकिन उस टाइम पर ये शॉर्टकट था। चलिए इस पे बात करते हैं क्या होता है। हाँ जी, देखिए, चार्जेस क्यों ट्रांसफर करते हैं, चार्जेस ट्रांसफर क्यों करते हैं, वाई चार्जेस ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर करते हैं ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपके सामने यहाँ पर दो बॉडीज हैं, एक थोड़ी छोटी बॉडी है, एक थोड़ी बड़ी बॉडी है। अगर मैं फर्स्ट बॉडी का पोटेंशियल लिखूं बिफोर कनेक्टिंग, तो वो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, V1 दैट इज के Q1 बाय R1, है ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ फर्स्ट बॉडी। और अगर सेकेंड बॉडी के लिए हम पोटेंशियल लिखें तो दैट इज V2 इज इक्वल टू के U2 बाय R2, है ना। तो दीज आर द टू रिलेशंस फॉर पोटेंशियल। अब जब आपने इनको कनेक्ट कर दिया
तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना? ये दोनों पोटेंशियल बराबर तो है नहीं है, Q1 कुछ डिफरेंट है, R1 कुछ डिफरेंट है, हो सकता है बराबर हो न्यूमेरिकली। अगर बराबर होंगे तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि चार्ज तभी ट्रांसफर होता है व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी भी यही काम करती है, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है। तो जब आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस ट्रांसफर होना शुरू करेंगे, और तब तक चार्जेस ट्रांसफर होते रहेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, जब तक इनका पोटेंशियल जो है वो बराबर नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। कहाँ से चार्ज किधर ट्रांसफर करेंगे? ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव से भागेगा और छोटे वाले पोटेंशियल की तरफ वो ट्रांसफर होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है? तो ऑलवेज जो पॉजिटिव चार्ज है इट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और करंट भी अगर हम बोले तो करंट भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफर होंगे, और कब तक होंगे? जब तक ये पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। तो आफ्टर देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल, तो उन पे जो नई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी समथिंग डिफरेंट। हमने इनको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर लेट अस सपोज इस केस में भी पोटेंशियल V होगा और इस केस में भी पोटेंशियल V होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम है। लेकिन बिफोर कनेक्शन इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था, दैट वाज बिफोर कनेक्शन। ठीक है बच्चों? चलिए, अब हम वो कंडीशन लगा देते हैं और देखते हैं कि चार्जेस की रेशियो किस तरह से आने वाली है। तो अगर हम इनको आपस में कनेक्ट कर दें बच्चों, देन देयर पोटेंशियल विल बी इक्वल। तो यहाँ अभी कनेक्ट कर चुके हैं हम, तो मैं भी आफ्टर कनेक्शन लिख रहा हूँ। आफ्टर कनेक्शन, हाँ जी, आफ्टर कनेक्शन V1 इज इक्वल टू V2। आफ्टर कनेक्शन चार्जेस क्या है हमारे पास? स्मॉल q1 एंड स्मॉल q2। तो हम रिलेशन यही लिखेंगे, k q1 बाय R1 इज इक्वल टू k q2 बाय R2। ठीक है बच्चों, ये दोनों बराबर है, V1 V2 अगर हम ले लें तो इक्वल होने चाहिए। तो दिस इज द इक्वेशन। अब k से k कैंसिल हो गया, और अगर हम चार्जेस की रेशियो लिखें q1 बाय q2, दैट इज इक्वल टू R1 बाय R2। मीन्स जो चार्ज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कंडक्टर। यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। वेरी वेरी सिंपल। जितना बड़ा सफियर होगा उतना ज़्यादा चार्ज आ जाएगा उस पर, इतना छोटा सफियर होगा उतना कम चार्ज रहेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द फाइनल चार्जेस Q1 Q2 in terms of कैपिटल Q1 एंड Q2। तो यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं टू फाइंड Q1 कोमा Q2, ये फाइनल चार्जेस है। रिलेशन बनाना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q1 कैपिटल Q2। कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 क्या है? इनिशियल चार्जेस, स्मॉल वाले हैं फाइनल चार्ज। तो ये रिलेशन बनाना अभी हमें। तो बाय चार्ज कंजर्वेशन, यहाँ पर एक कंडीशन लग जाएगी, चार्ज तो कंजर्व ही है ना बच्चों, ये कंडीशन हमेशा हमारी हेल्प करती है, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट लगती है। बाय चार्ज कंजर्वेशन Q1 प्लस Q2, जो फाइनल चार्जेस का सम है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। यहाँ से अगर हम Q2 को सॉल्व कर लें तो Q2 आ जाएगा जी Q1 प्लस Q2 माइनस Q1। ठीक है जी, स्मॉल वाला। अब ये हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन 1 विल बिकम Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू R1 बाय R2। तो दिस इज द रिलेशन। अब इस रिलेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके हम फाइंड कर लेंगे व्हाट इज Q1। R2 बाय R1 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाय Q1। और जस्ट जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा Q1, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, दिस इज R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो Q1 का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट शीट में लिख लेते हैं उसको। Q1 इज फाइनल चार्ज, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी।
तो Q1 इज कैपिटल Q1 प्लस Q2 इंटू, लेट मी चेक, रेसिप्रोकल करके यही आ रहा है, इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, यहाँ R1 आएगा। तो दिस इज द रिलेशन फॉर Q1 चार्ज। ठीक है बच्चों। सिमिलरली अगर आपने Q2 चार्ज लिखना है तो वो भी बन जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये दो रिलेशंस जो हैं ये आपके काम आएंगी जब आपने फाइनल चार्जेस निकालने हैं नॉन आइडेंटिकल बॉडीज के लिए। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लर्न किया जा सकता है, बहुत आसान है। Q1 इज टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इंटू R1 अपॉन दोनों की रेडियस का सम। सिमिलरली Q2 इज टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इंटू R2 अपॉन दोनों की रेडियस का सम। तो दिस इज द रिलेशन। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हमारे पास R1 इज इक्वल टू R2 हो, जैसे कि आइडेंटिकल बॉडीज के केस में करते थे, तो ये भी आ जाना था QT/2 और ये भी आ जाना था QT/2। तो उस केस में हाफ हाफ चार्ज हमारे पास आ जाता है। लेकिन अगर उनकी रेडियस में कुछ डिफरेंस है, दोनों की रेडियस सेम नहीं है, तो उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा और इस फॉर्मूले से हम फाइनल चार्जेस निकाल सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की और सिग्मा की बात करने वाले हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटीज की रेशो क्या होगी दोनों पर। हाँ जी, देखो बच्चों, σ1/σ2 अगर ये रेशो फाइंड करना चाहते हैं तो वो किसके बराबर है, वो है चार्ज अपॉन एरिया, विच इज 4πr1²। दिस इज σ1 और σ2 इज Q2 4πr2²। ये रेशो अगर आपसे पूछी जाए सरफेस चार्ज डेंसिटी की रेशो, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। 4π से 4π कैंसिल हो गया, ये बन गया जी Q1/Q2 इंटू R2² नाउ व्हाट इज Q1/Q2। ये रेशो हमें अभी पता है कि R1/R2 के ही बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज। यहाँ पर इंटू का साइन, R2²/R1², तो R2 से एक R2 कैंसिल हो गया, R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो ये इनवर्स रेशो आ गई। ये इनवर्स रेशो आ गई R2/R1। तो ये भी रेशो इंपॉर्टेंट है। और यहीं से हमने जो अभी बोला था लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बॉडी। तो ये सिग्मा की रिलेशन आ गई, रेशो की रिलेशन। ठीक है, अभी हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की रेशो। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1/E2 ये आप निकालना चाहते हैं, उसका फॉर्मूला भी हमने लिखा था σ1/ε0 अपॉन σ2/ε0। तो ε0 से तो ε0 कैंसिल हो जाएगा और σ1/σ2 इज R2/R1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो रेशो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो दिस इज द प्रॉब्लम जो अभी हमने सॉल्व करी है कि इन दोनों बॉडीज पर फाइनल चार्जेस कितने होंगे। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, ये एग्जांपल बाद में करेंगे, पहले इजी एग्जांपल करते हैं हम। लेट अस सपोज एक रेडियस R है, दूसरी रेडियस 2R है। इसको चार्ज दिया 4 कूलम, इसको चार्ज दिया 6 कूलम, और अभी हमने निकालने हैं फाइनल चार्जेस। तो जो फर्स्ट बॉडी का चार्ज आएगा वो आएगा टोटल चार्ज विच इज 10 कूलम इंटू इसी की रेडियस R अपॉन टोटल रेडियस विच इज R प्लस 2R 3R। तो ये कैंसिल हो गया, इट इज 10/3 कूलम। जो Q2 चार्ज आएगा फिर से वही टोटल चार्ज 10 कूलम इंटू इसकी रेडियस 2R डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस, दोनों रेडियस का सम। R से R कैंसिल होगा और ये बन गया 20/3 कूलम। अगर आप इन दोनों को वापस ऐड करके देखें यू विल गेट 10 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। तो ये जो अभी हमने रिलेशन फाइंड करी है ये वो उसका रिजल्ट। ठीक है बच्चों। ओके, नाउ ये क्वेश्चन कर लेते हैं। टू मेटल सफियर्स A एंड B, ये भी सेम ऐसा ही है। एक है जी सफियर A, दूसरा है सफियर B। एक की रेडियस R है, अच्छा R है, रुक जाओ, R है तो थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको। दिस इज A, इसकी रेडियस R है और इसकी रेडियस 2R है। ठीक है बच्चों। देयर सेंटर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 6R। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला दैट इज 6 इंटू R। दोनों को हमने कैपिटल Q चार्ज दिया है एंड बोथ आर एट पोटेंशियल्स V1 एंड V2। तो इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। फाइंड द रेशो V1/V2। तो अभी हमने इनको कनेक्ट नहीं किया, ये जस्ट ऐसे पड़े हुए हैं। तो V1 इज KQ/r, V2 इज
Q/2R, है ना? यही होता है ना फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला, K इंटू K इज 1/4πε0 इंटू चार्ज अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर हमें ये रेशियो फाइंड करनी है V1/V2, तो ये रेशियो आ जाएगी जी 2/1। दिस इज द आंसर टू फर्स्ट पार्ट। तो रेशियो हमने निकाल ली। नाउ दीज स्फीयर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिंग वायर। अभी हमने इनको एक वायर से आपस में कनेक्ट कर दिया, कीपिंग द सेपरेशन अनचेंज, और सेपरेशन जो है वो वैसे की वैसे ही रखी है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द वायर? हमें ये बताना है कि इस वायर में से कितना चार्ज फ्लो किया। तो उसके लिए पहले हमें फाइनल चार्जेस निकालने पड़ेंगे। तो फाइनल चार्जेस कैसे निकालेंगे? Q1, वेरी वेरी सिंपल। अभी हमने किया इसको, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम 2Q इनटू रेडियस जिसका आप देख रहे हो, चार्ज अपॉन टोटल रेडियस विच इज 3R। तो ये कैंसिल हो गया, तो इट इज़ 2Q/3। वेरी सिंपल। दूसरी बॉडी का चार्ज, फिर से टोटल चार्ज 2Q इंटू जिसका आप लिख रहे हो चार्ज Q2, इसके ऊपर चार्ज हमने माना है, तो फिर हमने उसी की रेडियस लिखनी होती है ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, और नीचे टोटल लिखना होता है दोनों का सम। तो इट इज़ 4Q/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि पहले हमने Q1 Q2 फाइंड कर लेना है। तो अभी हमारे पास जो फर्स्ट बॉडी है उस पे पहले चार्ज कितना था? अगर हम बॉडी ए को देखें, तो बॉडी ए पे पहले चार्ज था कैपिटल Q, और अब चार्ज है, इनिशियल चार्ज इतना था, फाइनल है 2Q/3। तो 2Q/3 Q से छोटा है, तो उसमें से कितना चार्ज निकल गया, कितना फ्लो हो गया? द चार्ज फ्लोन। आपने बताना है कि कितना चार्ज फ्लो करके दूसरी की तरफ चला गया, वो कितना है। तो हम क्या करेंगे, जितना इनिशियल था माइनस जो उस पे अभी रह गया, है ना? तो इतना चार्ज फ्लो कर गया, उसको Q' लिख लेते हैं। तो दिस इज Q/3। हाँ जी, तो दिस इज Q/3। तो Q/3 जो चार्ज है वो इस बॉडी से फ्लो करके उसके पास चला गया, उसके ऊपर पहले Q था और Q/3 चला गया। चलिए, तो सेकंड बॉडी देखो, अभी सेकंड बॉडी पे पहले चार्ज Q था और उसको Q/3 मिल गया, और तो कितना आ गया फिर? 4Q/3। तो वो आंसर हमने पहले भी निकाल लिया है कि सेकंड बॉडी पे जो फाइनल चार्ज है वो 4Q/3 है, और पहली बॉडी पर जो फाइनल चार्ज है फर्स्ट बॉडी पर, बॉडी ए पर, दैट इज 2Q/3। तो इस तरह से ये चार्जेस की ट्रांसफर वाली जो प्रॉब्लम है आ सकती है, और ये जेईई में और नीट में काफ़ी बार पूछी जाती है इस तरह की प्रॉब्लम। हाँ जी, दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड करना है? एक चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर्स ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड कैपिटल R। तो एक छोटा है स्मॉल r का, और दूसरी जो कॉन्सेंट्रिक शेल है वो बड़ी है, उसकी रेडियस कैपिटल R है बच्चों। ठीक है जी। टोटल चार्ज कह रहा हमने Q दिया दोनों को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल, सच दैट देयर सिग्माज आर इक्वल, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। तो इसका हम सिग्मा 1 मान लेते हैं, इसका सिग्मा 2 मान लेते हैं। सिग्मा 1 का फॉर्मूला आएगा, जितना हमने टोटल चार्ज दिया है उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बच्चे हमारे पास बड़े वाली शेल पर, और कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है छोटे वाली शेल पर। बट ये चीज़ क्लियर है कि उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं वो इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पर लिख लें, लेट Q1 कोमा Q2 आर चार्जेस ऑन स्मॉलर एंड बिगर शेल्स रिस्पेक्टिवली, इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल, तो मीन्स Q1/4πr², ये हो गया पहली बॉडी, छोटी वाली बॉडी की सरफेस चार्ज डेंसिटी, इज इक्वल टू Q2/4π कैपिटल R²। 4π से 4π कैंसल, तो Q1/Q2 की रेशो स्मॉल r² कैपिटल R², ये एक रिलेशन हमारे पास आ गई। ठीक है बच्चों, रिलेशन नंबर 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर। हमें इनके कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पहले हम चार्जेस निकाल लेंगे, फाइनल चार्जेस कितने हैं। तो चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, बाय चार्ज कंजर्वेशन, ये हमेशा लगेगा इस तरह के क्वेश्चंस में। क्या होना चाहिए कि भाई जो फाइनल चार्ज हमने बोला है दोनों बॉडीज पर Q1 प्लस Q2, वो एक्चुअली कहाँ से आया है? वो कैपिटल Q से आया है हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम Q1 लिख लें,
तो वो कैपिटल Q माइनस Q2 होगा। इसको हम यहाँ पर ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो Q1 की जगह हमने लिख दिया कैपिटल Q माइनस Q2 बाई Q2 इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो अभी हमने इस रिलेशन से बच्चे Q2 निकालना है, तो इसको लिखेंगे कैपिटल Q बाई Q2 माइनस 1, Q2 मैं दोनों के नीचे ले गया, इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से हम इसको लिख लेंगे बच्चों Q बाई Q2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से आ जाएगा जी कैपिटल Q बाई Q2 इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास Q2 आ जाएगा बहुत आसानी से कैपिटल Q आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो दिस इज द चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर, और छोटे वाले पर सिमिलरली करके लिख देंगे, बहुत आसान है ऐसे ही। वो बनेगा कैपिटल Q स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास दोनों चार्जेस आ गए। अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है एट देयर कॉमन सेंटर। तो पहले हम फर्स्ट बॉडी का पोटेंशियल लिख लेते हैं, वो है के क्यू वन। यहाँ पर बताना है इनसाइड ना, तो जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड होगा। तो के क्यू वन बाई स्मॉल आर, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। उसको हम लिख लेंगे के कैपिटल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर, और ये पूरा एक्सप्रेशन मैंने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये Q1 ना मैंने सारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और एक R से एक R कैंसिल। तो दिस इज V1। सिमिलरली अगर आप V2 लिखना चाहते हैं तो वो बनेगा K कैपिटल Q, यहाँ बच्चे आ जाएगा हमारे पास अभी कैपिटल R, नीचे भी क्योंकि कैपिटल R था वो कट गया, तो R स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये दोनों पोटेंशियल्स हैं, दोनों सरफेस के हैं। जो सरफेस पे होंगे बच्चे पोटेंशियल वही उसके अंदर होंगे, इन दोनों का सम जो है दैट इज द फाइनल आंसर। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या कॉमन क्या आएगा यहाँ लिख लेते हैं, मैं कलर चेंज कर दूं। देखिए तो फाइनल आंसर आ गया V इज इक्वल टू दोनों का सम K कैपिटल Q कॉमन, नीचे वाला डिनोमिनेटर भी कॉमन, हमारे पास ब्रैकेट में रह गया जी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो दिस इज द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। तो इस तरह से प्रॉब्लम में आपने प्रोसीड करना है। मैंने एक प्रॉब्लम करवाई है जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल की कंडीशन दी गई है, फाइनल चार्जेस निकालने सिखाए हैं आपको। तो उसमें चार्ज कंजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लगाना आना चाहिए, और उसके पास सेम ही है स्टेप्स सारे, ये स्टेप्स डिफरेंट नहीं है। जस्ट Q1 निकालो, उसको ऊपर सब्स्टिट्यूट करो रिलेशन में, रेशियो वाली रिलेशन में, वहाँ से आप फाइनल चार्जेस निकाल लो। सिमिलरली चार्ज कंजर्वेशन तब भी लगता है व्हेन देयर पोटेंशियल्स आर इक्वल। पोटेंशियल तब इक्वल होते हैं जब हम दो बॉडीज को कनेक्ट करते हैं। अब सेम प्रॉब्लम में बच्चे वो ये भी बोल सकता था कि हमने एक कनेक्टिंग वायर ली, कनेक्टिंग वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तब आपने पोटेंशियल इक्वल कंडीशन लगानी है। जब उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि सरफेस चार्ज डेंसिटी उनकी बराबर है, तब आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी को इक्वल कर देना है। तो इस तरह की रिलेशंस आती रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एट देयर सरफेस, तो बात वही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी तो मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी भी उन दोनों की बराबर होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करता हूँ। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स जेईई मेंस में, नीट में ज़्यादा आएंगी, सीबीएसई में ये वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में पूछा जाता है। उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन सिर्फ कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं।